गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2 चरणों में संपन्न हो गई है। ठीक है, वेट कीजिए रिजल्ट का। हम कंटिन्यू करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज को। उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ कंटिन्यू इसलिए बोला है कि इसके ऑलरेडी 2 टेस्ट जो है कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लेलिस्ट इसकी भी बना रखी है। तो ये देखा जाए तो एक तरह से तीसरा टेस्ट है। देखिए 140 प्रश्न आते हैं समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की पहले पेपर की प्रथम पाली में। ठीक है, एक दिन में इसकी भी 2 परीक्षाएं होंगी, दोनों की दोनों वस्तुनिष्ठ होंगी। और दूसरा पेपर जो है इसमें वो हिंदी का होता है, उसमें 60 प्रश्न आते हैं। इसमें एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है। यहाँ 140 प्रश्न 140 और यहाँ 60 प्रश्न 60 नंबर के, यानी टोटल जो इसका रिजल्ट बनता है वो 200 में से बनता है। 17 से पहले इसमें होता क्या था, 2017 से पहले, कि 1/3 की माइनस मार्किंग नहीं थी इसमें भी, लेकिन अब है। तो जब नहीं थी तो कट ऑफ 140, 45, 48 तक जाती थी, लेकिन अब जो कट ऑफ है वो 130, 32, 28, 27 ये रहती है। तो यानी देखा जाए तो 140 में से अगर 85 प्रश्न करेक्ट हैं और 60 की जो हिंदी आती है उसमें 50 तक अगर करेक्ट कर लेते हैं तो सेफ स्कोर रहता है। ठीक है, तो ये रेशियो रखना कि 85 इधर 50 इधर। अगर हिंदी कम आती है तो हिंदी में कम करके इधर बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, 200 में से 200 लाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, कितना भी हम पढ़ लें यूपीपीएससी जो है लाने तो देगी नहीं। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा उसमें रख देती है वो कि उसका आंसर की पता नहीं चलता, उसको ही पता है। इसके जो स्तर की बात करें तो इसका स्तर यूपीपीसीएस से 40% कम रहता है प्रश्नों का। ठीक है, प्रश्न काफ़ी आसान रहते हैं। 50% नहीं कहेंगे, 40% तक कम रहता है। 40% लगभग आधा ही जैसा होता है स्तर। ठीक है, तो एक बार सिलेबस पर भी इसके जल्दी से नज़र डालते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे टेस्ट को। तो आरओ एआरओ के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की अगर हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होंगी दोनों की दोनों एक ही दिन में। ठीक है, समय सीमा इसकी 2 घंटे है। 140 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका पूर्णांक भी 140 है। अब इसके सिलेबस की यदि हम बात करें तो इसके सिलेबस में जीएस में पेपर 1 में सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राजतंत्र, ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या मतलब सेंसस से प्रश्न आएंगे। भारत का भी और यूपी का भी, दोनों का कवर होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण, नगरीकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी और प्राकृतिक संसाधनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स आएगी राष्ट्र की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों की। सामान्य बौद्धिक क्षमता इसमें देखिए ये है, इसमें सामान्य बौद्धिक क्षमता के प्रश्न आते हैं। इन 140 प्रश्नों में से कम 12 से 15 प्रश्न जो है वो एक तरह से छोटा सा सी सेट। ठीक है, मतलब 2 प्रश्न उसमें रीजनिंग के आ गए, 2 से 3 प्रश्न उसमें जो है वो मैथ के डाल दिए। ठीक है, एक आधा प्रश्न बारंबारता का डाल दिया, माध्य का निकालने वाला डाल दिया, या फिर कोई ट्रायंगल पूछ लिया। ठीक है, इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, या सिलॉग का डाल दिया एक आधा प्रश्न। तो 12 से 15 पर बहुत कम है, 12 से 15 प्रश्न, 14 प्रश्न इतने रहते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, उत्तर प्रदेश की कृषि, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। एक तरह से देखी जाए तो जो यूपी पीसीएस में जैसा आया था उसी की तरह रहता है। ठीक है, और आसान रहता है उससे। अब जो दूसरा है उसमें 150 प्रश्न आते हैं, इसमें 140 आते हैं। इन 140 में से 12 से 15 प्रश्न जो है वो रीजनिंग, हल्की मैथ टाइप के आएंगे। अब जो सेकेंड मीटिंग में जो पेपर होगा, पहला पेपर 2 घंटे का हो गया, 140 प्रश्न 140 नंबर के। जो दूसरा पेपर है वो सामान्य हिंदी है, प्रारंभिक परीक्षा में ही है। ठीक है, ये भी वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। इसमें 60 प्रश्न आएंगे हिंदी के, और 60 प्रश्नों के लिए समय सीमा जो है वो 1 घंटा दी जाएगी। अच्छी बात इसमें यह है कि जैसे जो यूपी पीसीएस में जो सी सेट आई थी उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा है, कई सही प्रश्न इसमें पूछ लेते हैं। इसमें 6 टॉपिक हैं, केवल हिंदी में केवल 6 टॉपिक हैं। और उसमें देखिए एक विलोम शब्द का विलोम आएंगे, कितने आएंगे, 10 आएंगे। वाक्य की वर्तनी, शुद्धि, अशुद्धि, ठीक है, ये भी 10 आएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव आएंगे, विशेष, विशेषण और पर्यायवाची शब्द आएंगे। अब इसमें स्कोरिंग करने वाला टॉपिक कौन सा है, ये विलोम। ठीक है, विलोम ऐसे हैं कि अगर प्रैक्टिस करो तो लग जाते हैं। ठीक है, 10 में से 10 भी आप ला सकते हैं, वरना अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद 9 ला सकते हो।
वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि की प्रैक्टिस की जाए तो इसमें भी 9 अंक तक ला सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूरे रट लिए जाएं तो 9 आ सकते हैं इसमें भी। तत्सम तद्भव का थोड़ा रह सकता है, ठीक है, 8 से 9 इसमें भी आ सकते हैं। विशेष विशेषण में थोड़ा कि कितने विशेष कितने विशेषण कभी कभी पता नहीं चलता, वहाँ उलझा देता है। और पर्यायवाची थोड़ा ब्रॉड रहता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो 50 तक या 52 55 अच्छी जो प्रैक्टिस करते हैं 60 भी आते हैं उनके, ठीक है। यानी 50 से 52 यहाँ और उधर 80 से 85 अंक इतने रहने चाहिए अगर कट ऑफ क्वालिफाई करना है तो। ये है इसका सिलेबस, ठीक है। ज़्यादा टॉपिक है नहीं हिंदी में, 6 टॉपिक हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रट लीजिएगा और उधर का सिलेबस दोनों पता चल गया है। चलिए मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बाद में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये तो है नहीं। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, छोटा संविधान, ठीक है। तो ये भी नहीं है इसका उत्तर है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हुआ था ये। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको लीगल राइट बना दिया है और कहाँ डाल दिया गया है? 300 के का में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है, भाषाओं से संबंधित है। सिंधी भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में, इसके साथ एक 71वां भी याद रखिएगा। मणिपुरी कोकड़ी नेपाली जोड़ी गई और 92वां भी याद रखिएगा। पोडो डोगरी संथाली मैथिली जोड़ी गई, 2003 में हुआ था ये। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और बना दिया गया है इसको लीगल राइट। कहाँ डाला है? अनुच्छेद 300 के का में। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर क्या है? एक विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं हुआ है? अनुच्छेद 39A गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों या कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये सारे के सारे सही हैं। देखिए क्लॉज वाले जो है सारे के सारे राज्य के नीति नियंत्रण सिद्धांत है, सब में ए लगा, यानी बाद में जुड़े होंगे ये, और ये पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में भी हाल ही में पूछा गया था, ठीक है, क्लॉज वाले पूछा था, उसमें भी जो गलत था। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, फिलहाल सारे के सारे करेक्ट हैं, कोई भी यहाँ पर जो गलत नहीं है, तो डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सभी का मिलान जो है सही हुआ है, अतः सारे के सारे सही हैं। गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A में है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों या कामगारों की भागीदारी 43 के ए में है। पर्यावरण की रक्षा करेंगे और उसमें सुधार करेंगे 48 के ए में है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। देखिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। पीसीएस की जो भी परीक्षा होती है, राज्य के नीति निदेशक तत्व या फिर मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य से एक आधा प्रश्न जरूर बनता है, तो इन तीनों की प्रैक्टिस जरूरी है, एक बार कम से कम देख कर चले जाए कीजिए इनको। पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना, सभी बच्चों को 8 वर्ष की आयु पूरा होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और राज्य ग्राम पंचायतों को सुशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। बताइए कौन सा इसमें एक गलत है? देखिए पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा ये तो है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ये भी है। राज्य ग्राम पंचायतों को सुशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, ये भी है। नहीं है तो भी, क्योंकि इसमें 8 वर्ष की नहीं बल्कि 6 वर्ष की बात की गई है, ठीक है। सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक या करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। 6 वर्ष नहीं है, ठीक है, 8 वर्ष नहीं है, 6 वर्ष तक है, कुछ भी रख सकता है, 9 वर्ष 10 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष तक। नंबर 4 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं हुआ है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला वर्ष 1967 का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 का, और चंपकम
दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य मामला 1951 और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1985। ये सब पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था, ये पूछा गया था, ये पूछा गया था। ठीक है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब मामला जो है 1967 में सही है। केशवानंद भारती मामला 1973 सही है। और चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास जो मामला है 1951 सही है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980 का है, 1985 का नहीं है। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला है 1980 का, 85 का नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। नंबर 5 पर आ जाइए। नीचे कथन दिए हुए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा जो है सही है। पहला स्टेटमेंट है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया और देश के लगभग सभी हिस्सों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी क्या। ठीक है, ये लगभग वर्ड बड़ा हेल्प करता है करेक्ट करने में एग्जाम को। ठीक है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया और देश के लगभग सभी हिस्सों में ग्राम स्तर पर, उसके बाद ब्लॉक, फिर जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 की, उसके बाद अशोक राय मेहता समिति 1977 की, फिर जीवी के राव, उसके बाद एल एम सिंघवी समिति 1986 की। सबको जो है पंचायती राज से संबंधित है, चारों की चारों। और इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए पूछ लेते हैं इनके सन के अनुसार। नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1985, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम 1992। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम 1992 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही है। वन संरक्षण अधिनियम ये गलत है, यहाँ होना चाहिए 1980। तो एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा। अपना आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। प्रोजेक्ट टाइगर कब का अगर होता तो 1973 का। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, ना कि 86 का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत में शामिल नहीं है। देखिए, जितने भी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, 36 से 51 तक है ना। अब इनको बांट दिया गया है 3 पार्ट में। वो 3 पार्ट कौन से हैं। एक तो है सामाजिक सिद्धांत, दूसरे हैं गांधीवादी सिद्धांत और तीसरे हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। अब ये भी पूछ लेता है इसमें कि कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है, इसमें कौन सा इसमें सामाजिक सिद्धांत है, कौन सा इसमें उदार बौद्धिक सिद्धांत है। तो गांधीवादी को अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें सामाजिक और उदार बौद्धिक अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब राज्य जो है पहला देखते हैं इसमें। राज्य ग्राम पंचायतों को सुशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, तो गांधी जी पंचायतों की बात करते थे, तो ये हो सकता है पहला वाला है। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। कुटीर उद्योगों की बात गांधी जी करते थे, ये हो सकता है। ठीक है, जानवरों के लिए उन्होंने कदम उठाए। गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों में सुधार करना, ये हो सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये एक सामाजिक सिद्धांत है। तो ये गांधीवादी सिद्धांत हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चौथा वाला नहीं है। तो देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। गांधीवादी सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश जो हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद में है उनको याद कर लीजिए। अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 43 में, 43 का भी है, अनुच्छेद 46 है, 47 है और 48 है। ठीक है, गाय, बछड़े, दुधारू पशुओं की बात 48 में की गई है। और राज्य के कमजोर वर्गों के लिए विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति की बात 46 में की गई है। सहकारी समितियों के संगठन की बात 43 के बी में की गई है। और राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों की बात 43 में की गई है। और पंचायती राज की बात जो है आपको पता ही होगा 40 में की गई है। तो इनको पढ़ लीजिएगा, ये अगर याद हो जाएंगे तो सामाजिक अलग कर लेंगे आराम से आप, और उदार बौद्धिक सिद्धांतों को अलग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पश्चिमी घाट जो है ना, वेस्टर्न घाट, पहाड़ियों की उत्तर दक्षिण श्रृंखला है जो दक्कन के पठारी क्षेत्र के पश्चिमी सिरे को चिन्हित करती है। क्या ये बात सत्य है क्या। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है क्या।
प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे कि कृष्णा, कावेरी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है क्या? बताइए कौन सा करेक्ट है। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो पश्चिमी घाट को स्थानीय भाषा में अगर महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, कर्नाटक तमिलनाडु में कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ियाँ, केरल में अन्नामलाई या इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो है पहाड़ियों की उत्तर दक्षिण श्रृंखला है जो दक्कन के पठार क्षेत्र के पश्चिमी सिरे को चिन्हित करती है। और पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर इसकी औसत ऊंचाई देखें, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। अन्नामुदाई की बात करें जो है 2695 मीटर, प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुडी। उसके बाद है डोडा बेट्टा, वो है 2637, ठीक है, कुछ ही मीटर का अंतर है देखा जाए तो। अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जैसे कि कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सब इनका उद्गम जो है वेस्टर्न घाट से है। नंबर 9 पर आ जाइए। एलोरा की गुफाओं में निम्नलिखित में से किस धर्म की गुफाओं की संख्या सबसे कम है? तो सर्वाधिक संख्या है ब्राह्मण या हिंदू धर्म की, उसके बाद है बौद्ध की, सबसे कम है जैन की। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी धर्मों की गुफाओं की संख्या बराबर नहीं है, गलत है, डी, बी है इसका आंसर। तो एलोरा की गुफाएं, इनकी अवस्थिति अगर देखें तो ये गुफाएं जो है महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। गुफाओं की संख्या यहाँ 34 गुफाएं हैं, इनमें से 17 ब्राह्मण या हिंदू गुफाएं, 12 बौद्ध गुफाएं हैं और जैन गुफाएं सबसे कम है। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से दो जिले सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल को इंगित करते हैं? तो ये प्रश्न पूछा गया था, सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है अभी यूपी का? तो हापुड़ है सबसे कम, और सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो किसका है? वो है लखीमपुर खीरी का। सबसे ज़्यादा लिटरेसी किसकी अगर पूछी जाए तो गौतम बुद्ध नगर की है। तो लखीमपुर खीरी और हापुड़ इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के जो 3 बड़े जिले हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का, उसके बाद है सोनभद्र का अगर लखीमपुर खीरी ऑप्शन में नहीं है तो, और सोनभद्र के बाद है हरदोई, सबसे कम क्षेत्रफल है हापुड़ का, हापुड़ के बाद है गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद है भदोही। पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी की बात की जाए तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से किस जिले में जो सबसे कम एरिया है? सबसे अधिक एरिया राजस्थान का है यहाँ पर, सबसे कम एरिया जो है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 7.33%। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मतलब कौन? उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन सा है? राजस्थान। दूसरा कौन सा? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा? महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या है? पानी की कठोरता, पानी की उपयोगिता, पानी का खारापन, या फिर पानी का महत्व? पानी का खारापन, पानी का महत्व है, ठीक है, वैल्यूइंग वाटर, ऑप्शन नंबर ए। तो विश्व जल निगरानी यानी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 2003 से हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाई जा सके। विश्व जल निगरानी दिवस की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, और थीम हमने जल दिवस की पूछी है। यह दिवस दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या है? पानी का महत्व। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक टीबी रोग का अन्य नाम नहीं है? टीबी को कहते हैं, बताइए। टीबी को तपेदिक कहते हैं, टीबी को यक्ष्मा कहते हैं, टीबी को क्षय, ठीक है, क्षय भी कहते हैं, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस नहीं कहते टीबी को। म्यूकरमाइकोसिस तो ब्लैक फंगस है ना, जो अभी हाल ही में न्यूज़ में थी कोविड के चक्कर में, ठीक है, इम्यूनिटी जिनकी कम हो रही थी, ठीक है, उनको फंगस लग रही थी, ब्लैक फंगस, इसको नाम दिया गया था म्यूकरमाइकोसिस। ये लोअर पीसीएस में पूछा था अभी प्रश्न, 2019 का जो बेंच हुआ था अभी 10 तारीख को, हाँ सॉरी 21 तारीख को जो हुआ था, 21 अक्टूबर को। तो देखिए बात करें टीबी की, 2025 तक भारत में टीबी के उन्मूलन की जो दिनांक है वो रखी गई है। टीबी, तपेदिक, क्षय या यक्ष्मा रोग जो है कि जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग है ये,
जो मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, मुख्यतः जो है फेफड़ों को संक्रमित करता है। टीबी रोग को भारत में वैदिक काल से ही क्षय रोग या यक्ष्मा के रूप में जाना जाता रहा है। रॉबर्ट कोच चाहे 24 मार्च 1882 को टीबी के जीवाणु की खोज की थी और वह टीबी को समझने और इलाज में मील का पत्थर साबित हुआ था उनकी खोज। अतः हर वर्ष 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि 24 मार्च 1882 को, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। नंबर 14 पर आ जाइए। व्यावसायिक महत्व के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सी रेशम की किस्म नहीं है? सहतूत यानी मलबरी, ओक टसर, उष्णकटिबंधीय टसर यानी ट्रॉपिकल टसर, और लूगा। देखिए लूगा थोड़ी मूंगा होती है ना, वो मूगा। तो व्यावसायिक महत्व के दृष्टिकोण से रेशम की कुल 5 किस्में होती हैं जो रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती हैं और विभिन्न खाद्य पौधों पर पलती हैं। ये किस्म है सहतूत की, ओक टसर की, उष्णकटिबंधीय टसर, मूंगा टसर। तो डी गलत है और इरी, ठीक है। मलबरी, ओक टसर, ट्रॉपिकल टसर, मूंगा और इरी, लूगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। यूनेस्को में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही सुमेलित नहीं है? 38वां विश्व विरासत स्थल है मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और 38वां विरासत स्थल है जयपुर शहर। 39वां विरासत स्थल है रामप्पा मंदिर तेलंगाना का और 40वां विरासत स्थल लोथल थोड़ी है, धौलावीरा है ना, गलत है, डी, ठीक है। तो 40वां भारतीय विरासत स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गुजरात का धौलावीरा। और वर्तमान में भारत में अगर बात करें तो 40 विश्व विरासत स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इंपॉर्टेंट है, इनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 है मिश्रित स्थल। इसका नाम बता दीजिए तो सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, जिसको सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों मान्यताएं मिली हैं। भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाओं को महाराष्ट्र, कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। एलोरा की गुफाओं को कब किया गया था? 1983 में। और महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, कितनी हैं? कुल 5। तो इससे जुड़ी इतनी चीज़ें हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रश्न बना सकते हैं, एग्जामिनर पूछी जा सकती हैं। तो 15 प्रश्न पर हम एंड करेंगे। ये तीसरा टेस्ट है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2021, जिसका बहुत कम समय बचा है, केवल 1 महीना, जो होने वाली है दिसंबर के पहले हफ्ते में। और एडमिट कार्ड आ जाएंगे 10 दिन पहले, 9 दिन पहले या 11 दिन पहले। तो इन सब की प्रैक्टिस करते रहिएगा, हर दिन जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पर जो है बुलेट पॉइंट की जो है आपको पिक मिलेगी, उसको पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।